युग पुरुष धन्वंतरि स्वरूप परम जय 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 परम जय पूज्य हो गुरु जी की की जय हो गुरु जी की जय निरुद्ध हैप्पी की। जय हो निरुद्ध जय हो। तो सभी को नमस्कार। आप सब लोगों से मिलके बड़ा ही आनंद आ रहा है। आज थोड़े दिनों बाद वापस से आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओंकार नाथ जी और राकेश जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। गजब की कला के साथ राकेश जी जो है आपको क्लास का इनविटेशन भेजते हैं। अपनी इनविटेशन के अंदर ही वो अपनी कला को दिखा देते हैं। उनके जो इनविटेशन होता है क्लास के लिए जो भेजते हैं वो उसके अंदर उनका कला का परिचय दे देते हैं। आज वो भी हमें जो है अपने शब्दों के द्वारा ओंकार नाथ जी भी अपने शब्दों के द्वारा डी कोड मास्टर क्लास में जो है हिल के बारे में जो है अपने शब्दों के द्वारा हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। हम लोग देखिए वापस से शुरू करते हैं वही पुरानी बात से, जहां से हमने खत्म किया था हम वहीं से शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था टीबिया एक बोन होती है, सॉरी फीमर एक बोन होती है, पटेला होता है और एक घुटन का ज्वाइंट बनता है। उसके नीचे हमने बोन पढ़ी थी, दो बोने। कौन कौन सी दो बोने हमने पढ़ी थी? एक पढ़ी थी टीबिया, एक पढ़ी थी फिबुला। एक हमने पढ़ी थी टीबिया और एक पढ़ी थी फाइबुला, है ना। दो बोन हमने पढ़ी थी। उसके नीचे हम जैसे जाते हैं ना, उसके नीचे जैसे जाते हैं। अच्छा एक चीज आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि जो टीबिया बोन होती है ना हमारी, और जो फाइबुला जो बोन होती है ना, जो मीडियल साइड होती है ना, वो टीबिया बोन होती है। और टीबिया बोन का जो आखिरी का छोर होता है ना, मतलब जो एंड होता है टीबिया बोन का, वो उभरा हुआ भाग होता है, थोड़ा मोटा भाग होता है, जिसको हम अधिकतर टखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टखना बोलते हैं। तो टखना कोई अलग से बोन नहीं है, वो हमारी एक्चुअली में जो टीबिया बोन आई है ऊपर से, जो मिडिल साइड में टीबिया बोन आई है, और वो जो उभरा हुआ भाग है वो हमारी जो टीबिया बोन है उसका ही है। एक साइड टीबिया बोन का है और दूसरी साइड जो है फाइबुला बोन का है। और मुझे भी काफी दिनों बाद ही पता लगा, मतलब मेरे न्यूरोथेरेपी के कैरियर के 5वें या 6ठे साल में मुझे बात मालूम पड़ी थी कि यार ये अलग से बोलने में बहुत दिखता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि शरीर खिसक गई हमारी, इसमें दर्द होता है, इसके पीछे दर्द होता है, मुझे तो यहाँ टकने में दर्द होता है। तो मैं हमेशा समझता था, मुझे बहुत समय बाद पता लगा कि यार ये जो टीबिया, ये जो हम टकना जिसको बोलते हैं, ये हमारे टीबिया और फिबुला का ही भाग है। मतलब जब वो बोन खत्म होती है तो वो नीचे जाके थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा बनाती है, और चौड़ा हिस्सा बनाती है वहीं पे हमारी टीबिया और फिबुला आ जाती है। उसको एक्चुअली मेडिकल साइंस की भाषा में जो है मेले ओलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेले ओलस। जो मीडियल साइड होता है उसको मीडियल मेले ओलस बोलते हैं, और जो लिटरल मतलब बाहर के साइड होता है उसको लेटरल मेले ओलस बोलते हैं। मतलब उस टकने को मेडिकल साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? मीडियल मेलो। अक्षय जी ने लिख के भेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो उन्होंने लिख के भेज दिया। एक मीडियल मेलेओलस और एक लेटरल मेलेओलस। आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, मुझे लगता है क्लियर हुई होगी, क्योंकि मेरा पेन था ये, मुझे बहुत दिनों बाद पता लगा, तो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया। देखिए मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी। मेरी जो हिल पेन की यात्रा जो शुरू हुई थी ना, उसके साथ मेरे बहुत अच्छे अनुभव जुड़े हुए हैं। 2 मिनट हम उसकी चर्चा करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट है सायापुर, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्टर मेरे पास में ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट से, जो दिन भर सर्जरी करते हैं खड़े रह के, वहाँ के एक डॉक्टर आए थे। उन्होंने मेरे पास फोन लगाया, बोले यार हिल का पेन है और हम आपको दिखाना चाहते हैं। उनके बेटे ने फोन लगाया, उनका बेटा भी डेंटिस्ट है, डॉक्टर है वो भी। उनका फोन आया और ये मेरे शुरुआत का करियर था। और जब वो मुझे पहली बार दिखाने आए ना, तब मुझे हिल पेन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो जब मेरे पास पहली बार दिखाने आए तो मुझे लगा कि यार इनका जो जॉब है वो स्ट्रेस लेवल से जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद इनको पेन होता होगा। तो मैंने वहाँ सेराटोनिन ट्रीटमेंट उनको चलाया था और कोडा इक्विना ट्रीटमेंट चलाया था। तो वो उनसे बड़ा ही लाभ मिला था उनको। किसी ने कहा कि रिपीट कर दो। भैया आप तो परेशान हो जाओगे, रिपीट में इतना करता हूँ, आप मत चिंता करिए। मेरी क्लास बिना रिपीटेशन की चलती नहीं है। एक बात को 4 बार नहीं दोहराऊंगा जब तक मुझे ही मजा नहीं आता है। आपको कैसे मजा आएगा? तो बेफिक्र रहिएगा। आपके पास कोई कागज नहीं होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, बस आपके कान खुले होना चाहिए और दिमाग में जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, दोहराने की जवाबदारी मेरी है। चाहे क्लास 11 बजे तक चले या 10:30 बजे तक चले, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, हम उसकी बात करेंगे। तो वो मेरे पास में आए और उससे सबसे जुड़ा हुआ सबसे बढ़िया बात तो ये कि जब वो मेरे पास में आए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं,
तो आप क्या होता है, हम लोग उसके शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। उसके लिए एक सीनियर को फोन लगा देते हैं या ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं कि भैया मुझे इसका ट्रीटमेंट बता दो। लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे कभी। आप उसके बारे में सेल्फ पढ़ना शुरू करो और उसकी स्टडी करना शुरू करो। उसके फायदे क्या होंगे मैं बताता हूँ। उसके फायदे बहुत सारे होंगे। जब मैंने ऐसा किया ना, और मुझे 7, 8, 10 दिन लगे, मैंने बड़ी स्टडी करी इसके बारे में, हिल पेन क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने लोगों में नॉर्मली पाया जाता है, महिलाओं को अधिकतर पुरुषों की तुलना में ज्यादा क्यों होता है। तो इन सब की स्टडी करी मैंने, और स्टडी करके जब मुझे एक ट्रस्ट आया, मेरे ऊपर विश्वास आया कि यार मैं ऐसे पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ, तो मैंने मेरी वाइफ से कहा सुबह, वो भी न्यूरोथेरेपिस्ट है, तो उनसे कहा मैंने कि यार अब कोई पेशेंट आएगा ना हिल स्पर का, हम उसको 90% पेशेंटों को बहुत जल्दी आराम पहुंचा देंगे। मेरे मन के अंदर जैसे ही भाव आया ना, हमारे पास बहुत कम पेशेंट हिल पेन के आते थे, मतलब एडी के दर्द के आते थे। ऐसा कोई नाम नहीं सुना था कि स्पर हो गया, नॉर्मल एडी के शुरुआत का करियर था मेरा। तो उस दिन जब मैंने कहा ना मेरी वाइफ से, उस दिन मेरे पास 4 से 5 पेशेंट आए जो हिल पेन के थे। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, तो जब आपके अंदर किसी चीज बीमारी को कॉन्फिडेंस आता है ना उसको ठीक करने का, तो प्रकृति आपके पास में उससे रिलेटेड जो है पेशेंट भेज देते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ पा रहे होंगे, मेरी बातों से लिंक हो पा रहे होंगे कि जब हम किसी चीज के बारे में बार बार बात करते हैं ना, तो हमारे जीवन में वो घटना घटती है। जैसे कि घर में किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया और दूसरे व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया, और लगातार उनके दिमाग के अंदर ये बात हो गई कि यार हमारे घर के अंदर तो कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, लोग बार बार लोगों को फ्रैक्चर हो रहा है, उसकी वो चर्चाएं करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनके एक्सीडेंट का पूरा किस्सा सुनाते हैं। पता है वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में नए फ्रैक्चर को आने का आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि लगातार वो उससे जुड़े हुए, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उनके लोगों के जीवन को आप देखेंगे ना, तो उनके जीवन में बार बार फ्रैक्चर वाली घटनाएं घटती है, एक्सीडेंटल केसेस घटते हैं, क्योंकि वो उसकी लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो अच्छी चीज की चर्चा करोगे तो अच्छी चीज बढ़ेगी, बुरी चीज की चर्चा करोगे तो बुरी चीज बढ़ेगी। तो यदि आपके ज्ञान को बढ़ा लेते हो, उसकी स्टडी आप सेल्फ करते हो, तो आपके पास उसके पेशेंट स्वयं आने लग जाएंगे। तो इस तरह की मेरे जीवन की एक घटना है जो हिल पेन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ हम हिल पेन की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमारा जो फीमर बोन आती है, फीमर के साइड में पटेला आ जाता है, पटेला के नीचे जो है टीबिया आ जाती है, टीबिया के नीचे फिबुला आ जाता है। अब टीबिया और फिबुला जब खत्म होती है, जो मोटी मोटी हड्डियां, उसके नीचे जो हड्डी लगी रहती है उसको बोलते हैं टेलस। क्या बोलते हैं? टेलस बोन बोलते हैं। टोटल जो हम जिस पंजे के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो नीचे पंजे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें टोटल 26 बोन होती है, 26 बोने होती है। कितनी बोन होती है? 26 बोने होती है। जो टीबिया और फिबुला, जो मोटे वाले परत होते हैं, उसको बोलते हैं मीडियल मेलेओलस, मीडियल मेलेओलस और लिटरल मेलेओलस। मेलेओलस, 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 जो उभरे हुए भाग दिखते हैं, जिनको हम टखना बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेलेओलस। कभी वो अंदर की साइड में है तो लिटरल है, और बाहर की साइड में है तो बाहर की साइड है तो लेटरल है, और अंदर की साइड है तो मीडियल है। समझ में आया? आगे की साइड है तो इंटीरियर में है, और पीछे की साइड है तो पोस्टीरियर में। आप ये बात ध्यान रखना। जैसे कि ये हमारा पंजा है, और जितनी भी चीजें हमारे अंगूठे की साइड रहेगी वो सारी मीडियल रहेगी, और जो छोटी उंगली के साथ रहेगी वो सारी क्या रहेगी? लेटरल रहेगी। और किसी चीज को हम आगे से देख पा रहे हैं, मतलब वो आगे से हमें दिख रही है सामने से देखने पे, वो इंटीरियर है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो पोस्टीरियर है। तो बहुत आसानी से समझ में आया। हमने इंटीरियर पोस्टीरियर की वहां भी बात करी थी, हम यहाँ भी बात करेंगे। जब इन पूरे घटनाक्रम की बात करेंगे, हम पंजे को समझने की बात करेंगे, तो हम इसमें बोन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें 26 बोन होती है। इसी प्रकार इसमें लिगामेंट भी होते हैं, इसके अंदर टेंडन भी होते हैं, और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं। उसको मिलकर हमारा पूरा पंजा बना रहता है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम काय की? बोन की कर रहे हैं। तो बोन में हमने कहाँ खत्म करा था? पहले टीबिया और फिबुला के पे खत्म करा था। अब टीबिया और फिबुला के नीचे जो बोन लगी रहती है ना, उसको बोलते हैं टेलस। ये सामने की साइड में एक बोन होती है, जहां से हमारा पंजा मोड़ता है, वहां टेलस होती है। और उसके जस्ट साइड में जो नीचे वाली बोन होती है उसको बोलते हैं कैल्केनियस। क्या बोलते हैं? कैल्केनियस। इन बोनों का नाम आपने याद कर लिया ना, तो आपको टेंडन के नाम भी याद हो जाएंगे, और लिगामेंट के भी नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि टेंडन और लिगामेंट इन बोनों से ही रिलेटेड नाम होते हैं अधिकतर। तो समझ में आता है हमें। कुछ लोग याद नहीं रख पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप बुक के जैसे कोई रिपोर्ट से आपके अंदर उसके अंदर पढ़ोगे आप, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेडिकल साइंस में हिल स्पर हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हिल स्पर, लेकिन कभी कभी आपके पास पेशेंट आएगा, वो हिल स्पर नहीं बोलेगा, वो कैल्केनियस स्पर ही बोलेगा। क्या बोलेगा? कैल्केनियस स्पर हो गया सर मेरे को। क्या आप उसका इलाज करते हो? तो आप क्या समझोगे? कैल्केनियस मतलब कैल्शियम वाला स्पर,
कैल्शियम वाला स्पेलिंग कैल्केनियस जो है वो एक बोन का नाम है। क्या है? एक बोन का नाम है। ठीक है। अच्छा, जब हम बोन की बात करते हैं ना तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जब हम नीचे वाली बोन की बात करते हैं तो इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है वो टार्सल भाग होता है, जो इधर वाला भाग होता है जहां से हमारी जो टीबिया और फिबुला जो जुड़ी रहती है, ये सामने सामने वाला भाग होता है पैर के पंजे का, वो होता है हमारा टार्सल। उसके आगे जो होता है मिडिल वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेटाटार्सल, और जो आगे वाला होता है वो होता है फ्लेंजेस। क्या होता है? फ्लेंजेस। 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। जैसे हमने टीबिया और फिबुला खत्म करा तो वहां मोटे मोटे हड्डियों के उभार दिखे जिनको हमने मेले ओलस बोला। क्या बोला? मेले ओलस बोला। उसके नीचे कोई बोन आ गई, वो आ गई टेलस, और टेलस के नीचे जो सबसे आखिरी में नीचे बोन आ गई वो आ गई कैल्केनियस बोन। कौन सी बोन आ गई? कैल्केनियस। एक बार वापस से दोहरा दो मेरे साथ में, कौन सी बोन आ गई? कैल्केनियस। कुछ लोग जो बाद में जुड़े हैं वो बेफिक्र है, मैंने जो अभी हाल पिछले 5 मिनट में पढ़ाया वही पहले पढ़ाया, उसका रिवीजन करवा दिया है कि आप सब लोग भी उसके साथ जुड़ जाओ। टोटल कितनी बोन? 26 बोन 3 भागों में डिवाइड हुई, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। देखो आप ये बातें याद रखो, मैं आपको चित्र में समझा रहा हूं। देखो दिमाग के अंदर जब सारी चीजें डाल दोगे ना तो दिमाग भूल जाएगा, उसके साथ में छोटी सी चीज को छोड़ दो। आप पिक्चर में देख लोगे ना इसको तो आप भूल जाओगे। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को पिक्चर में जाके देखना है, इन चीजों को ढूंढना है वो कहाँ कहाँ होगी, तो आपको याद रहेगा। मैं भी आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा यहाँ पे और नाम भी दिखा दूंगा। अब आपके दिमाग के अंदर आप है ना चित्र बनाओ, छवि बनाओ उसकी, जो मैं बता रहा हूँ उसकी छवि बनाने की कोशिश करो। जैसे आप छवि बनाओगे ना तो चीजें जो है आपको याद रहेगी, और जब आप पिक्चर में जाके देखोगे ना तो क्लियर होगी, दिमाग उसको जोड़ पाएगा। यदि सारी चीजों को एक साथ जोड़ दोगे ना तो मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं पिक्चर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, पिक्चर आपके साथ शेयर नहीं करूंगा मैं। प्लीज आप कोई भी दूसरे व्यक्ति भी कोई पिक्चर शेयर ना करे, पिक्चर हम शेयर नहीं करेंगे। आपके मन के अंदर, मन की आंखों से सोचना है कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। मैं बता तो रहा हूं कि टीबिया और फिबुला खत्म हुआ, जो उभरे हुए भाग आए उसको हमने मेले ओलस बोल दिया, और उसके जस्ट आगे वाले जो पार्ट है उसको टार्सल बोल दिया, आगे वाले को बेटा टार्सल बोल दिया, उसके आगे को फ्लेंजेस बोल दिया। मतलब जो उंगली वाला होता है उसको फ्लेंजेस बोल दिया। मतलब 3 भाग हो गए, है ना। अब जो इसके नीचे हड्डी रखी थी उसको टेलस बोल दिया, उसके नीचे जो रखी है वो कैल्केनियस बोल दिया, है ना। इसके आगे हड्डी होती है उसको नेविकुलर बोलते हैं, जो मीडियल साइड होती है। एक बाहर की तरफ होती है उसको क्यूबाइड बोलते हैं, जो लिटरल साइड होती है उसको नेविक्यूलर बोलते हैं, और जो बाहर की साइड होती है उसको क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड बोलते हैं। मतलब हमने आज अब 4 बोनों के बारे में पढ़ लिया, एक टेलस, कैल्केनियस, नेविक्यूलर और क्यूबाइड, है ना। क्यूबाइड बोन हो गई। आगे 4 नाम याद हो गए आपको। अब 5वां नाम बताता हूं, क्यूनिफार्म। कौन सा 5वां नाम? क्यूनिफार्म। क्यूनिफार्म 5 बोन। देखिए जैसे ही आपका पंजा होता है ना, एक बोन तो आपके जस्ट इस पंजे से, मतलब जो आपकी टीबिया खत्म हुई, फिबुला खत्म हुई, वहीं पे एक हड्डी रखी रहती है जिसको टेलस बोलते हैं। टेलस के जस्ट नीचे होती है कैल्केनियस, और कैल्केनियस की जो आगे होती है वो होती है, जो अंगूठे की साइड होती है वो नेविक्यूलर होती है, और जो छोटी उंगली की साइड होती है वो क्या होती है? क्यूबाइड होती है। और इन तीनों के बीच में आगे 3 बोन होती है। कितनी बोन होती है? तीनों का नाम एक ही, क्यूनिफार्म। बस ये है कि वो मीडियल साइड हो तो उसको मीडियल क्यूनिफार्म कहा दिया जाता है, और बीच में हो तो उसको इंटरमीडिएट क्यूनिफार्म कह दिया जाता है, और जब लेटरल साइड हो तो उसको लेटरल क्यूनिफार्म कह दिया जाता है। तो कितनी बोन हो गई? टार्सल में 7 बोने हो गई। कितनी बोन हो गई? हम 3 भागों की बात कर रहे थे, पहली बात कर रहे थे टार्सल की। अब टार्सल के अंदर कितनी बोने हो गई? 7 बोने हो गई। कितनी बोन हो गई? 7 बोन हो गई। एक बार वापस से बताता हूं आपको, 7 बोने। कितनी बोन है? 7 बोन। ये हमारा टीबिया खत्म हुआ, ये फिबुला खत्म हुआ, या मेले ओलस आया, इधर मेले ओलस आया, अंदर की साइड आया तो मीडियल हो गया, बाहर की साइड आया तो लिटरल हो गया। उसके ऊपर जो बोन है वो टेलस आ गई, टेलस के नीचे बोन है जो कैल्केनियस आ गई। कैल्केनियस के आगे की साइड जो बोन रखी है, जो अंगूठे की साइड है वो नेविक्यूलर है, और जो इधर की साइड है वो क्यूबाइड है, और बीच में 3 बोन रखी है, 1 2 3 बोन रखी है, वो है क्यूनिफार्म। यदि वो मीडियल साइड हो गई, मतलब अंदर की साइड हो गई तो उसको मीडियल क्यूनिफार्म बोल दिया हमने। बीच में हो गई तो उसको इंटरमीडिएट क्यूनिफार्म बोल दिया हमने। बाहर की साइड हो गई तो उसको लेटरल क्यूनिफार्म हमने बोल दिया। इतना आया समझ में? इतना आया। एक बार वापस से वीडियो देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो देख के फिर आप थोड़ा सा इसको लिख भी लीजिएगा,
तो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। बस आपको ये याद होना चाहिए कि पंजे जो है 3 भागों में बटा हुआ है, जहां से वो खत्म होती है वहां एक बोन आती है, उसके बाद में उसके नीचे जो हमारी मेन बोन, जहां मेन बीमारियां होती है, उसको कैल्केनियस बोन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कैल्केनियस बोन कहा जाता है। और टोटल जो ये जो मेटाटार्सल जिसको हम टखना बोलते हैं, ये 7 बोनों से मिलकर बना है। हम उसको बाहरी को टखना बोल देते हैं। टखना मतलब ये पूरी 7 बोने आती है। कितनी बोने आती है? 7 बोने आती है। अब 2 बोने और आगे आ गई, 1 2 3 बोने नीचे आ गई, तो एक टेलस आ गई, एक कैल्केनियस आ गई, एक नेविकुलर आ गई, एक क्यूबाइड आ गया, एक क्यूनिफॉर्म आ गया, और क्यूनिफॉर्म के 3 पार्ट आ गए, एक मीडियल, एक इंटरमीडिएट और एक लेटरल। नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 7 बोन आती है, इस तरीके से रखी रहती है, इनका इस तरीके से नाम होता है। जब वो किसी शब्द में पढ़ने में आया, किसी रिपोर्ट से में आपको पढ़ने में आया, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब जब हम बढ़ते हैं मेटाटार्सल की, तो मेटाटार्सल में 5 बोन होती है, और इसको याद कुछ नहीं रखना है। जो अंगूठे से चालू होती है, मतलब अंगूठे की साइड से, पैर के अंगूठे की साइड से चालू होती है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, और जो सबसे छोटी उंगली की साइड में जाती है उसको फिफ्थ बोलते हैं। मतलब फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, सेकंड मेटाटार्सल बोन, थर्ड मेटाटार्सल बोन, फोर्थ मेटाटार्सल बोन, और फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। आ गई समझ में? तो 7 और 5 कितनी हो गई? 8 9 10 11 12 बोन हो गई। अब 14 बोन और कहाँ आएगी? तो जब जो हम फ्लेंजेस की बात कर रहे थे वहां 14 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 14। इसका गणित कैसा लगाएंगे? देखो इसमें क्या होता है, जो अंगूठे में होती है ना, वो 2 होती है। कितनी बोन होती है? 2 होती है। कौन सी होती है? प्रोक्सिमल और डिस्टल। और बाकी की जो 4 उंगलियां हैं उसके अंदर प्रोक्सिमल, मीडियल और डिस्टल। प्रोक्सिमल मतलब अंदर का भाग, ये प्रोक्सिमल हो गया। देखो इसमें 2 भाग, इसमें 1 2 3 भाग। तो पैर की उंगलियों में ये वाला जो भाग है वो प्रोक्सिमल है, ये वाला जो है वो मीडियल है, और ये वाला है डिस्टल है ना। तो 3 3 6 3 3 और 3 चौको 12, और 13 और 14 कितनी हो गई? 14 हो गई, 14 बोन। तो हमने पहले कितनी पढ़ी थी? 4 7 7 और 5 कितनी हो गई थी हमारी? 7 5 7 5 12 12 और 14 कितनी हो गई? 12 दूनी 24 और 1 25 और 26। तो कितनी पूरी बोन हो गई? 26 बोन। 26 बोन। गजब की बनाई प्रकृति ने। छोटी छोटी हड्डियां क्यों रखी पता है? कि हिल सके, हम छोटे मोटे पत्थर पे रख सके ना, तो हमारा शरीर उसको बैलेंस बना सके, थोड़ी बहुत हड्डियां जो है मूवमेंट हो सके, तो आप आसानी से किसी भी अलग सरफेस में का निर्माण करती है। 26 बोन मिलके, जहां टीबिया और फिबुला खत्म हुआ था, जहां टीबिया और फाइबुला खत्म हुआ था हमारा, वहां पे मेलेओलस 2 बोन है। मतलब जो एंड वाला छोर है उसका, वो मेलेओलस है। एक मीडियल मेलेओलस है और एक लेटरल मेलेओलस है। ठीक है, आए समझ में? मेरा कुछ दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? कनेक्शन टूट रहा है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार बताइए, कंफर्म करिएगा। नहीं सर, नेटवर्क इशू हुई थी, बट अब ठीक है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। 2 4 5 मिनट में कहीं जो है नेटवर्क इश्यू हुआ था, तो चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वापस से हम रिवीजन करते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारी एक फीमर बोन होती है। फीमर बोन से जब हमारा घुटन एक ज्वाइंट बनाता है पटेला के साथ मिलके, वहां पर टीबिया और फिबुला 2 बोन होती है। उनका जो नीचे का भाग होता है वो मेलेओलस होता है, जो में उभरे हुए भागों में दिखता है, जिसको हम टकने के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो पंजा चालू होता है हमारा, ये 3 भागों में डिवाइड है। एक टार्सल, एक मेटाटार्सल और एक फ्लेंजेस, है ना। जो टार्सल होता है उसमें 7 बोने होती है, जो मेटाटार्सल होता है उसमें 5 बोने होती है, और जो फ्लेंजेस होता है उसमें 14 बोने होती है। टार्सल जो होता है वो सबसे पहले टेलस आती है उसके अंदर, उसके जस्ट नीचे जो है कैल्केनियस रखी रहती है। ये 2 मुख्य बोन है हमारी, जो जिसमें बीमारियां होती है। मेन जो होती है कैल्केनियस बोन में होती है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है शब्द का, तो इसको विशेष याद रखें आप। कैल्केनियस स्पर होता है, इसको आप स्पेशल याद करें कि कैल्केनियस नाम से एक स्पर होता है, जिसके कारण से एक बीमारी आती है। अच्छा, मेरा हाथ शो नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके करता हूँ आपको, सॉरी, सही।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मेरा हाथ दिख रहा है, देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ आपको वापस से। तो ये टेलस बोन होती है सबसे पहले हमारी। नीचे जो बोन होती है, जो नीचे वाली बोन होती है, वो होती है कैल्केनियस बोन। उसके आगे होती है नेविक्यूलर बोन, है ना। उसके साइड में होती है क्यूबाइड। क्या होती है? क्यूबाइड। और क्यूनिफार्म। क्यूनिफार्म 3 बोन होती है। एक होती है मीडियल, एक होती है लेटरल, और एक होती है इंटरमीडिएट। जो बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोन बोलते हैं, है ना। एक मिनट मुझे दीजिएगा बस, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया आपको? चलिए 1 मिनट का समय चाहूंगा मैं आपसे। वापस से आ जाते हैं क्लास में। वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जहां तन टिकता है वहां मन टिकता है, और जहां मन टिकता है वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति, तन टिकने, मन टिकने और ज्ञान की प्राप्ति में 2 चीजों का फर्क है। कभी आप 2 चीजें अपना लें तो ज्ञान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। वो 2 चीजें क्या है? वो 2 चीजें हैं कि आप विरोध करने से बचें, और जितने ज्यादा लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को धन्यवाद दें। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, वापस से आश्रम में मिलने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग मिलेंगे, अभी जो है डिजिटल माध्यम से मैं आपसे मिलता हूँ। बहुत जल्दी जो आश्रम में आप सब लोगों से मिलने की मेरी इच्छा है, तो हम लोग फिर से आश्रम में मिलेंगे। तो हमने यहाँ 26 बोनों के बारे में पढ़ा। नाम ध्यान नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आपको ये पता लग गया कि 26 बोनें होती है। इससे चीजें सब मिलकर बनी होती है। अच्छा, अब इसमें जो होते हैं, देखो लिगामेंट, जब हमने घुटन में लिगामेंट की बात करी थी, तो यहाँ पे भी कुछ लिगामेंट होते हैं। वो एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट वो जो बोन को बोन से जोड़ दे, और टेंडन वो जो बोन को मसल से जोड़ दे। हमने पुरानी क्लास में चर्चा की थी। तो हम यहाँ थोड़े से नाम को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। हमने जो पढ़ा है ना उसके बारे में हमें कोई पता लग जाए, कि जब हम रिपोर्ट्स में पढ़े ना तो हम लोगों को दिक्कत नहीं आए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब अपन जो आते हैं वो आते हैं टाइप है लिगामेंट के ऊपर। हमने बात करी थी कि जब हम पंजे की बात करते हैं तो उसके अंदर बोन होती है, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, है ना। कुछ सेल्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के कुछ सेल्स होते हैं। उनसे मिलकर हमारा पूरा जो है पंजा बना होता है, जिसमें हम आज स्पेशल बात कर रहे हैं हिल स्पर के बारे में। ज्यादा समय नहीं है, मैं फटाफट इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमें और आगे भी चर्चा करना है कौन कौन सी डिजीज होती है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लिगामेंट के बारे में बता दूं कि सबसे पहले जो होता है ना, वो कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट होता है। कौन सा होता है? कैल्केनियो फिबुलर। कैल्केनियो फिबुलर। देखो फिबुलर जो आया ना वो फिबुला बोन से आ गया, और जो कैल्केनियो आया ना वो कैल्कुनस से, अपन ने जो कैल्केनियस जो हड्डी बोन पड़ी थी उससे आया। तो जब कैल्केनियस और फिबुला को कोई जोड़ता है तो उस लिगामेंट को हम क्या बोल देते हैं? कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट। इसको नाम ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो हमारी नीचे वाली हड्डी है उसको फिबुला वाले जो चीज से जोड़ती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट। ठीक है। अब क्या आ गया आगे समझ में? हमने किससे किसको जोड़ दिया? फिबुला से कैल्केनियो को जोड़ दिया, इसको हो गया कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? हमने टेलस बोन के बारे में पढ़ा था, तो हम टेलस को फिबुला से जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे, टेलस को फिबुला से जोड़ देंगे, तो उसको बोलेंगे हम टेलोफिबुलर लिगामेंट। क्या बोलेंगे? टेलोफिबुलर लिगामेंट। लेकिन इसमें 2 चीजें हो गई, एक तो हम पीछे की साइड जाएंगे तो पोस्टीरियर हो जाएगा, और आगे की साइड जाएंगे तो इंटीरियर हो जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा? इंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, और एक क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। जो सबसे पहली बोन की बात करी थी ना उसका नाम था टेलस, है ना। और जो एक हमने हड्डी के बारे में बात करी थी उसका नाम क्या था? टेलस। तो जब हम टेलस को और फिबुला को जोड़ देते हैं, एक तो हमने अभी कैलकुलस के साथ फिबुला को जोड़ा था, तो हमें क्या मिल गया था? कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट मिल गया था। जब हमने टेलस को और जो है फिबुला को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? टेलोफिबुलर लिगामेंट। तो एक एंटीरियर हो गया और एक पोस्टीरियर हो गया, मतलब जो पीछे की साइड है वो पोस्टीरियर वाला हो गया, जो आगे की साइड है वो इंटीरियर वाला हो गया। तो 3 लिगामेंट तो याद हो गया हमें।
आगे समझ में? अब आ जाते हैं हम। देखो ये जो 3 लिगामेंट है ना, ये हमारी छोटी हड्डी की साइड है, मतलब लिटरल साइड है। लिटरल साइड मतलब हमारे फिबुला के साइड में। अब कुछ लिगामेंट है जो हमारी टिबिया से भी जुड़े हुए, मतलब मीडियल साइड है। जब हम टिबिया से इसको जोड़ते हैं, जब टिबिया से हम कैल्केनियस बोन को जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, टिबियो कैल्केनियस लिगामेंट। बड़ा आसान था, मजा आया आपको? आनंद आया? कितना आसान था। हमने क्या करा, कैल्केनियस को काय से जोड़ दिया, टिबिया से जोड़ दिया। हमारे पास 2 बोने थी, एक टिबिया थी, एक फिबुला था। फिबुला से हमने जोड़ दिया डबल बार, एक कैल्केनियस से जोड़ दिया, उसको कैल्किनोफिबुलर लिगामेंट बोल दिया। एक इंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट बोल दिया, एक पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट बोल दिया, है ना। अब हमने मीडियल साइड पे आ गया, अब टिबिया से जोड़ देते हैं। तो टिबिया से जोड़ा, टिबिया कैल्केनियल लिगामेंट और एक टिबिया टेलर लिगामेंट। टेलर, टिबिया कैल्केनियल लिगामेंट और टिबिया टेलर, मतलब टेलर से जोड़ा तो टेलर कर दिया, टिबिया टेलर लिगामेंट, और कैल्केनियस से जोड़ा तो टिबिया कैल्केनियल लिगामेंट कर दिया। मतलब इससे जुड़े हुए क्या जोड़े हमने, फिबुला के साथ में 3 लिगामेंट जोड़ दिए, एक इंटीरियर पोस्टीरियर बना दिए, तो 3 हो गए, 2 थे 3 बना दिए। एक हमने टिबिया के साथ जोड़ दिए 2 लिगामेंट, एक टिबिया के साथ में ऊपर वाली हड्डी जिसको हम टेलस बोल रहे थे उसके साथ जोड़ दिए, और एक जो नीचे वाली हड्डी, जो सबसे नीचे वाली हड्डी है कैल्केनियस वाली, जो हील, जिसको हील बोन भी कहा जाता है, उसके साथ जोड़ दिया। देखो बिना चार्ट के समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, आप मेरी बातों को सुनते जाए, बाद में जाके चार्ट देखना। जब बीच में गैप दोगे ना, तो आपका दिमाग क्या उसको मर्ज कर लेगा, और जब मर्ज कर लेगा तो ज्यादा देर के लिए याद होगा। जब ज्यादा देर के लिए याद होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। ये ऊपर से बोन आ रही थी हमारी अंगूठे की साइड में, जो अंगूठे की साइड में बोन आ रही थी वो आ रही थी मीडियल, और जब हमने मीडियल आ रही थी, मतलब टीबिया आ रही थी, तो टीबिया को जब हमने जोड़ा किससे, हमारे नीचे वाली बोन से जोड़ा, जो नीचे वाली बोन थी, तो उसको टिबिया कैल्केनियल लिगामेंट बोल दिया हमने, और जो बीच ऊपर वाली बोन थी जिसको हम टेलस बोन बोल रहे थे उससे जोड़ा तो टिबिया टेलर लिगामेंट बोल दिया। तो ये बोन से बोन जोड़ने की व्यवस्था है जिसको लिगामेंट है। तो हमने 5 लिगामेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ लिगामेंट जो नीचे की साइड होते हैं, और कुछ लिगामेंट इन दोनों हड्डियों को भी जोड़ते हैं। कौन कौन सी, टेलस और कैल्केनियस। जब टेलस और कैल्केनियस बोन को जब जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं टेलो कैल्केनियल लिगामेंट। टेलो कैल्केनियल लिगामेंट आया, नाम याद हो गया। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। नाम याद भी नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपको समझ में आता है ना कि यार एक टेलस बोन है, एक कैल्केनियस बोन है। यदि किसी लिगामेंट में दोनों का नाम आ रहा है, मतलब समझ जाना कि ये इन दोनों को जोड़ने वाली लिगामेंट है, इन दोनों को जोड़ने वाला लिगामेंट है। आया इतना समझ में? इतना बहुत है हमारे लिए। किसी को नाम याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, आपको इतना समझ में आया कि इन दोनों हड्डियों को जोड़ दिया, इसको टेलो कैल्केनियल लिगामेंट बोलते हैं। तो वो टेलस बोन से हम टेलो लिया है और कैल्केनियस से कैल्केनियस लिया है, इन दोनों को जोड़ दिया तो टेलो कैल्केनियस लिगामेंट बन गया हमारा। ये याद रखने का तरीका है, जब आप इसको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को 2 4 5 बार देखोगे ना तो आपको जो है ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक हम चीज की और बात कर रहे हैं इसके अंदर, जो जिसके बारे में हम थोड़ा सा जो है, एक होता है हमारा प्लांटर फेसाइटिस, एक तरह का बेंड होता है जो हमारे पैरों को बांध के रखता है, जिसको बोलते हैं हम प्लांटर फेशिया। क्या बोलते हैं? प्लांटर फेशिया बोलते हैं। और एक हिल के नीचे होता है हिल पैड। मैंने प्लांटर फेशिया को इसलिए बता दिया कि आगे जिस टेंडन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैंने आपको पहले से बता दिया कि प्लांटर फेशिया होता है जो एक तरह का बेंड होता है। ये लिगामेंट नहीं होता है, आप कुछ लोग लिगामेंट बोलते हैं, इसको लिगामेंट नहीं होता है, ये एक तरह का बेंड होता है जो कुछ टिश्यूज से मिलकर बना होता है। और जो टिश्यूज से मिलकर बेंड होता है, टिश्यूज का बना हुआ बेंड होता है जो शरीर को एडी को लचीलापन बनाता है, जर्क एब्जॉर्प्शन का काम करता है, पंजे को आगे पीछे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो ये बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा, हाथ प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा हाथ ऊपर करता हूं। चलिए, तो फिर आपको समझ में आया। फिर हम वापस बात करते हैं। हमने लिटरल साइड वाले लिगामेंट की बात कर ली, हमने मीडियल साइड वाले लिगामेंट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो नीचे लिगामेंट होते हैं, जो नीचे की साइड लिगामेंट होते हैं। तो नीचे की साइड में होते हैं टेलो कैल्कुलियल लिगामेंट, जो हम टेलस और कैल्कुलस को जोड़ देता। उसके बाद में होता प्लांटर केलेनियो नेविकुलर, केलेनियो नेविकुलर, केलेनियो नेविकुलर। केलेनियस क्या, 2 बोन के बारे में पढ़ा था हमने, केलेनियस और एक नेविकुलर। इन दोनों बोनों को जोड़ दिया नीचे की साइड से।
जो प्लांटर वाले एरिया की साइड से नीचे की साइड से जोड़ दिया, तो हमने कैल्केनियस जो बोन है वहां से तो कैल्क्यूनियो उठा लिया, और नेविक्यूलर जो बोन है उसको वैसा का वैसे ही रख दिया, तो कैल्केनियो नेविक्यूलर लिगामेंट हो गया हमारा। तो एक नीचे का लिगामेंट हमें और मिल गया, ये तो बीच वाला लिगामेंट था, नीचे वाला लिगामेंट हो गया। एक और लिगामेंट है जिसको बोलते हैं प्लांटर लिगामेंट। ये जो प्लांटर लिगामेंट होता है ना, ये कैल्केनियस से चालू होता है और क्यूबाइड और मेटाटार्सल बोन के पास जाता है। कहां जाता है? क्यूबाइड बोन के पास में जाता है, इसको बोलते हैं प्लांटर लिगामेंट। तो इस तरीके से लिगामेंट होते हैं 3, 2, 5, 5 से 6, 7, 8 लिगामेंट की हमने बात करी यहाँ पर। उसके अलावा भी लिगामेंट होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 लिगामेंट होते हैं, और ये आपकी बोन के नाम से ही जुड़े होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा 100% कल आपको ये सारे लिगामेंट्स के नाम लिख के मैं भेज दूं और एक चित्र भेज दूं। जब आप वापस से डबल से देखेंगे ना, तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आज हमें पूरा याद नहीं रखना है, केवल एक चित्र बनाना हमारे दिमाग के अंदर कि यार ये बोन होती है, ये लिगामेंट होते हैं, और ये लिगामेंट जो होते हैं ना, ये बोन को बोन से जोड़ते हैं, और ये जब अलग अलग बोन को अलग अलग बोन से जोड़ते हैं ना, तो उनसे जुड़ के एक लिगामेंट बन जाता है, और उसका उससे जुड़ा हुआ ही नाम होता है, उससे जुड़ा हुआ ही नाम होता है। अब हम टेंडन की बात करते हैं, तो देखो 2 मुख्य रूप से टेंडन होते हैं। एक होता है अकिलीस टेंडन। अकिलीस टेंडन मतलब क्या होता है? जो कैल्क्यूनियस नीचे वाली बोन होती है, इसको काफ मसल से जोड़ने का काम करता है। जो कैल्क्यूनियस वाली जो बोन होती है उसको काफ मसल से जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं अकेलीस टेंडन। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और अकेलीस टेंडनाइटिस हो जाती है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को एडी में दर्द होता है। इसलिए इसका नाम याद रखना हमें, अकेलीस टेंडन। इसका बहुत यूज होता है। देखो इन जो मैंने चीजें पढ़ी ना, इसमें 2 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण यूज होता है। एक कैल्केनियस का यूज बार बार देखने को मिलेगा, और एक अकेलीस का जो है वो बार बार जो है। हाँ, अक्षय पटेल जी ने लिख के भेज दिया। अक्षय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में मदद भी कर रहे हैं। लोग स्क्रीन में देख सकते हो, आप स्क्रीन में अभी भेजा था इन्होंने, एक बार वापस से भेज दीजिए आप, वापस से लोग पढ़ लेंगे इसको। अकेलीस टेंडन है ना, ये काफ मसल्स को और कैल्क्यूनियस को जोड़ता है। मैं जब भी टेंडन की बात करता हूं तो मांसपेशियों से हड्डी जुड़े उसको टेंडन बोलते हैं, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़े उसको लिगामेंट बोलते हैं। यदि अंगूठे की साइड हो तो लेटरल हो गया, मीडियल हो गया, और यदि छोटी उंगलियों की साइड हो गया तो लेटरल हो गया। यदि आगे की साइड है तो एंटीरियर है, और पीछे की साइड है तो पोस्टीरियर है। इतना समझ में आया आप सब लोगों को? आनंद आ रहा है? कुछ चीजें याद नहीं रहेगी, बेफिक्र, हमें याद भी नहीं करना है। हमें समझना है कि वो 26 बोने क्या है, उसके अंदर टेंडन क्या है, उनके अंदर लिगामेंट क्या है। तो 2 टेंडन, हमने एक टेंडन की बात कर ली। अब दूसरा जो टेंडन है वो हमारा है प्लांटर कैलिनियो नेविकुलर टेंडन। प्लांटर मतलब नीचे का। जब भी हम प्लांटर की बात करते हैं मतलब नीचे की बात करते हैं। अब अपन एक हमने बात करी थी कैल्केनियस बोन के बारे में, तो कैल्केनियो हो गया, और एक और हमने बात कर दी नेविक्यूलर। नेविक्यूलर मतलब जो अंगूठे की साइड में बोन है उसको बोलते हैं नेविक्यूलर बोन। आपने जब मुझे सुन लिया ना, आप एक बार चित्र में जाके पढ़ेंगे ना थोड़ी देर बाद, तो आपको याद होगा, क्योंकि आप दोनों को जोड़ पाएंगे। मैंने डायरेक्ट चित्र में बढ़ा दिया तो आप दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में बेज उसमें उतर नहीं पाएगा। इसलिए बीच में कुछ खाली जगह रख देता हूं मैं, जो आप प्रयास करें तो आपके लिंक के दिमाग के साथ जुड़ जाए। जिसे आप चित्र में देखेंगे ना बाद में, तो आपके दिमाग के साथ में वो कनेक्ट हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा आपके दिमाग के साथ में, है ना। आई विल कॉल यू बैक लेटर। मेरे भाई का फोन आया था, मैंने बोला कि ठीक है। तो आपको समझ में आया इतना 2 टेंडन के बारे में। एक कैल्क्यूनियो नेविकुलर टेंडन मतलब जो बोन, जो नेविकुलर बोन होती है हमारी और कैल्क्यूनियस बोन होती है, वहां से आके जो है स्पेशल जुड़ता है काय के अंदर, टीबिया वाले मांसपेशियों के अंदर, जो टीबियल मसल्स होते हैं उनके अंदर जाके जुड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लांटर कैल्क्यूनियो नेविकुलर टेंडन। मतलब इन दोनों बोनों को वो जो है मांसपेशियों से जोड़ देता है। ठीक है, नेविकुलर बोन को भी और कैल्क्यूनियो बोन को भी, टेंडन को मांसपेशियों से जोड़ देता है। तो 2 तरह के टेंडन, मतलब हमने यहाँ 8 लिगामेंट के बारे में बात करी, 2 स्पेशल टेंडन के बारे में बात करी, 26 बोन के बारे में बात करी। ये 26 बोन 3 भागों में डिवाइड है, एक टार्सल, एक मेटाटार्सल, एक फ्लेंजेस। अंगूठे में मैंने आपको 2 बताई है, एक आगे का भाग जिसको डिस्टल बोलते हैं, एक आगे का भाग जिसको डिस्टल बोलते हैं। आया आपको समझ में? और एक बीच का पीछे का भाग जिसको प्रोक्सिमल बोलते हैं, है ना। तो अंगूठे में 2 ही चीजें, एक आगे का भाग डिस्टल और एक प्रोक्सिमल, और बाकी की उंगलियों में 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग, डिस्टल, मीडियल और प्रोक्सिमल।
आगे समझ में आपको इतना समझ में आया? तो इस तरीके से हमारी सारी संरचना है जो पैर की है। जो हमने जहां छोड़ा था, कहां छोड़ा था, टीबी और फिबुला के बारे में छोड़ा था। फिर हमने बात करी 2 टखने, टखने के बाद में जो है एक बोन आ गई, एक बोन के नीचे वापस से हमारी जो मेन बोन है कैल्केनियस वाली बोन आ गई। उसके आगे जो है नेविकुलर और क्यूबाइड आ गई साइड में, एक इधर नेविकुलर आ गई, एक इधर क्यूबाइड आ गई। बीच में 3 क्यूनिफॉर्म बोन आ गई। जो मिडिल साइड है उसको मीडियल बोल दिया, जो लिटरल साइड है उसको लिटरल बोल दिया, और जो बीच में है उसको मिडिल बोल देते हैं या इंटरमीडिएट भी बोल देते हैं। अब जो हम कैल्केनियस बोन बोल रहे हैं इसको हिल बोन भी कहा जाता है, इसको सामान्य भाषा में हिल बोन भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ होती है। और क्या क्या बीमारी होती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, जिसके कारण से एडीओ में दर्द होता है, जिसके कारण से एडीओ में दर्द होता है। इतना समझ में आया? इसका एनाटॉमी वाला पार्ट समझ में आया आपको? 40 मिनट में इसका एनाटॉमी वाला, 50 मिनट में इसका, 40 मिनट में सॉरी अपन ने 40 मिनट में हमने एनाटॉमी वाला पार्ट इसका खत्म कर दिया। आप लोग समझ पाए होंगे कि सारे बोन से जुड़े हुए नाम है। यदि आपने बोन के नाम को याद कर लिया ना तो आपको सारे टेंडन के नाम भी याद हो जाएंगे और सारे लिगामेंट के नाम भी याद हो जाएंगे। याद नहीं करना है, केवल आपको जब रिपोर्ट आपके सामने आ जाए तो आपको अधूरापन नहीं लगे कि यार मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या लिख के दे दिया डॉक्टर ने, या क्या रिपोर्ट्स में क्या लिखा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। या किसी पेशेंट ने आके बोल दिया कि सर मुझे जो है वो नेविकुलर बोन में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। होता है कभी कभी नेविकुलर बोन में स्पेशल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसके कारण से पेन होता है। तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि नेविकुलर बोन हमारे पैर में पाई जाती है ना। या किसी ने बोल दिया कि यार मेरा मेटाटार्सल में पेन होता है। मेटाटार्सल आजकल लोग यूज करते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में कि मेटाटार्सल वाली जगह पे मुझे दर्द होता है, टार्सल में मुझे दर्द होता है। तो हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए। हमने बाद में 2 चीजें और पढ़ी, एक प्लांटर फेशिया पढ़ा, जो एक बेंड होता है जो नीचे को शार्प एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है और हमारे पूरे पैर को बांध के भी रखता है। जब हम पैर को रखते हैं ना तो हमारे चलने की गति को भी वो आराम पहुंचाता है, मतलब उसमें सहायता करता है। अब सबसे बड़ी बात क्या, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब एक व्यक्ति खड़ा रहता है ना, जब एक खड़ा रहता है एक व्यक्ति, तो उसका कम से कम 55 से 60% जो वजन का भाग है ना वो सारा का सारा काय के ऊपर पड़ता है, मालूम? कैल्केनियस के ऊपर पड़ता है, कैल्केनियस बोन के ऊपर पड़ता है, मतलब जिसको हिल बोन बोलते हैं। और बाकी का 40% जो भाग होता है उसके शरीर का जो वजन होता है वो कहाँ पड़ता है? पंजे के आगे वाले हिस्से पे, मतलब मेटाटार्सल और फ्लेंजेस वाले बोन की साइड पड़ता है। मतलब 60% तो यहीं पड़ जाता है। किस पे पड़ जाता है? यहीं पड़ जाता है, कैल्केनियस पे पड़ जाता है। मतलब हिल बोन के ऊपर 60% वेट आ जाता है, 40% जो वेट होता है वो आगे वाले हिस्से में होता है। समझ में आया आपको? कुछ बोन के बारे में बात करी, इसमें लिगामेंट होते हैं उसके बारे में बात करी हमने, इसमें टेंडन होते हैं उसके बारे में बात करी हमने, और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और एक बेंड होता है उसके बारे में हमने सबके बारे में बात कर ली यहाँ पे। इस तरीके से आपका पूरा पंजा बना रहता है, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। जैसे आपने इस क्लास को 2 से 3 बार सुन लिया तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। एक बार चित्र में जाके देखना कि सर 26 बोनों की बात करें तो 26 बोने है कहाँ? ये सर 8 जो है इन्होंने मुख्य रूप से इन लिगामेंट की बात करी तो लिगामेंट है कहाँ? इन्होंने 2 टेंडन के बारे में बात करी तो टेंडन है कहाँ? और ये कैसे हमारी बॉडी में यूज होते हैं। देखिए जब भी हम शरीर चलता है ना, बहुत सारे लोगों को बैक पेन होता है, बहुत सारे लोगों को हिल स्पर वाला पेन होता है, बहुत सारे लोगों को घुटन का पेन होता है। उसका मेन कारण होता है उनको चलने का सही तरीका नहीं याद होता है। मैं आपको इस क्लास में बता दूं कि चलने का सही तरीका क्या होता है। जब भी एक व्यक्ति चलना शुरू करता है ना तो क्या करता है? ठप करता है। आजकल क्या करता है? ठप करता है, क्योंकि उसके जूते पहन लेता है वो, तो उसको जूते पहन के आदत हो गई। कैसी आदत हो गई? नंगे पैर चलता नहीं है, तो वो क्या करता है? एक जूता यहाँ रखता है, दूसरा जूता यहाँ रख देता है, तीसरा जूता यहाँ रख देता है। सीढ़ी चढ़ता है तो भी जूते रखता है। जबकि हमारा सिस्टम जो बना है ना, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमारा सेंट्रल ग्रेविटी है, उसमें क्या होता है कि आपको है ना कमर का दर्द भी कम आएगा, आपको एडी का दर्द भी कम आएगा और घुटन का दर्द भी कम आएगा। सबसे पहले क्या करना? प्रैक्टिस करवाना है। सबसे पहले आपको रखना है एडी, एडी के बाद में रखाएगा पंजा, एडी के बाद में पंजा, एडी के बाद पंजा। यदि ऐसा चलना शुरू करते हो, 5 से 10 मिनट तक रोज चलते हो, तो कमर दर्द में, घुटन दर्द में, गर्दन दर्द में और साइटिका में, हिल पेन में, सब में आराम मिलता है। पहले एडी बाद में पंजा, पहले एडी बाद में पंजा। ये चलने का सबसे अच्छा तरीका होता है और आपकी लिगामेंट को बैलेंस करने में आपकी सहायता करता है। तो ऐसे ही चला जाता है।
ठप ठप करके नहीं चला जाता। आजकल हम लोग क्या करते हैं, पूरे पंजे को साथ में उठा के रख देते हैं। पंजे को उठा के नहीं रखना था, हमारा शरीर जो मैकेनिज्म है ना, वो बोलता है कि पहले एडी को रखो फिर बाद में पंजे को रखो, पहले एडी को रखो फिर बाद में पंजे को रखो। अब बात आती है, नया चैप्टर हम शुरू करते हैं, 51 मिनट का समय हो गया। वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, है ना। एक बात आ गई आपको समझ में, उसमें जो है आश्रम में फिर से मिलने की इच्छा है। आप सब लोगों के दर्शन होंगे, बहुत सारे लोगों को दर्शन होंगे, मैं मिलूंगा। मेरी बड़ी आशा, मतलब बड़ी अंदर से इच्छा थी कि मैं आश्रम में जाऊं वापस से, और वापस से मौका दे दिया ओंकार नाथ जी ने, राकेश जी ने, अनूप सर ने, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने, क्योंकि आप सब लोग नहीं जाते तो ये भी क्या करते, आप सब लोग जा रहे हो इसीलिए इन्होंने प्रोग्राम रखा, इसलिए प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं। उस मेरे जितने स्टूडेंट है ना जो मुझसे पढ़े, मैं उससे कई बार बोलता था कि यार जब भी तुम्हें कहीं कभी आश्रम में जाने का मौका मिले ना, जरूर जाना आप लोग, क्योंकि उस मिट्टी में जब गजब की ताकत है, उस एटमॉस्फेयर में गजब की ताकत है। वहां का सूर्योदय गजब का है, वहां का सूर्य जो अस्त है वो गजब का है। वहां पॉइंट है, सन सेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट दोनों है। आचार्य जी ने दिखाए थे हम लोगों को, बड़ा आनंद आया था, बड़े मजे आए थे। मेरी वाइफ को जब मैं एक्सटर्नल एग्जाम में एग्जाम दिलवाने के लिए ले गया तो बड़े टेंस थे वो, और मैं उनको कुछ नहीं, सुबह से उठाया गया, 10 बजे उनकी एग्जाम थी और मैं 5 बजे से उठा के उनको घुमाने के लिए ले गया। मैं इनकी चलो सनराइज पॉइंट दिखा के लाता हूँ, और जब वो सनराइज पॉइंट देखा तो बड़ा आनंद आया। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजे आते हैं, वहां गुरु का आशीर्वाद दौड़ता है और गजब की जगह है। चलिए तो फिर वापस से हम आते हैं। हमने सारी चीजों के बारे में जाना, हमने 26 बोन्स के बारे में पढ़ा, 3 पार्ट अलग अलग पढ़े। अब हम इनकी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार इसमें बीमारियां क्या क्या होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है जिसके कारण से पेन आता है ना। तो देखिए इसमें मेन जो बीमारी होती है ना, इसमें 2 मुख्य बीमारी होती है। एक तो होता है हमारा कैल्केनियस स्पर, कैल्केनियल स्पर, जो कैल्केनियस बोन होती है हमारी, उसके अंदर यदि एक गांठ बन जाए जो इस काय की रहे, जो हमारे इसकी क्या बोलते हैं अपने ये कैल्शियम की गांठ रहे, तो उसको हम क्या बोलते थे? स्पर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैल्केनियल स्पर। अक्षय जी ने फिर लिख के भेज दिया है। अक्षय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सारथी हैं। हमने आज 3 लोगों का नाम लिखा था, आपका नाम नहीं लिखा। आप भी आमंत्रित है इस क्लास में, आप भी आमंत्रित है, आप भी अपना योगदान पूरा योगदान दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आप इन चीजों को जानते हैं बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की आपकी क्लास में 4 मुख्य रूप से पढ़ाने वाले लोग हैं। सौरभ जी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन साथ में एक और बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो 2 स्पेशल बीमारियां हो गई, एक कैल्केनियल स्पर हो गया और एक हो गया प्लांटर फैसाइटिस, जो मुख्य तरीके से घुटने उसके अंदर एडी के अंदर दर्द के कारण बनती है। उसके अलावा जो एक बीमारी होती है वो होती है हगलेन डिजीज। क्या होती है? हगलेन डिजीज होती है। एक होती है अकिलेस टेंडिनाइटिस, है ना। ये 4 बीमारी को नाम याद रख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो एडी में होती है। एक होता है प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फैसाइटिस मतलब नीचे के पूरे पंजे में दर्द हो, यहां से लेके तो यहां तक दर्द हो, पूरे में दर्द हो, तो उसको बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। इंजुरी के कारण से, ज्यादा तनाव के कारण से, गलत तरीके से चलने के कारण से, गलत जूते पहनने के कारण से, डिजेनरेटिव डिजीज के कारण से, दूसरी कोई बीमारी के कारण से, यदि ये नीचे वाले फाइबर्स में सूजन आ जाए, जिसको हम प्लांटर फैसा बोलते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाए, तो उसको हम प्लांटर फैसाइटिस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लांटर फैसाइटिस बोल देते हैं, है ना। और यदि एक हड्डी बढ़ गई, जो हमने कैल्केनियस बोन बनी थी, उसके ऊपर कुछ कैल्शियम की ग्रोथ जमा हो गया, अलग से एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो गया और वो निकोलो आकार में बदल गया, तो हम उसको स्पर बोल देते हैं। कैल्केनियल स्पर, हिल स्पर भी कहा जाता है, कैल्केनियल स्पर भी कहा जाता है, मेडिकल साइंस की भाषा में कैल्केनियल स्पर कहा जाता है ना। ये आ गई बात समझ में। अब ये तो हो गई नीचे की बीमारी, जो नीचे दर्द हुआ। अब जो हमारा एडी है, एडी के साइड में जो हम ये भाग होता है, मतलब ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे पंजा मोड़ा ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे भी कभी कभी किसी को दर्द होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, तो यहाँ से टेंडन निकल के जाता है। क्या निकल के जाता है? जिस टेंडन की हमने बात करी थी, अकेलीस टेंडन, यदि इसके अंदर सूजन आ जाए तो उसको अकेलीस टेंडनाइटिस कहते हैं, अकेलीस टेंडनाइटिस बोलते हैं। इस जो अकेलीस टेंडन के बारे में बहुत बात करी थी हमने, जो यहाँ की बोन को, यहाँ जो हमारे काफ मसल्स होते हैं, काफ मसल्स को इन बोनों से जोड़ देता है, जो टेंडन होता है, यदि उसके अंदर खिंचाव आ जाए या खिंचाव आने के कारण सूजन आ जाए,
तो उसको क्या बोलते हैं हम, अकेलिस टेंडिनाइटिस बोलते हैं। तो उसका दर्द कहाँ होता है, मेनली यहाँ चालू होता है और धीरे धीरे काफ मसल्स की साइड बढ़ता है। एक और बीमारी होती है जिसमें यहाँ दर्द होता है, एक और बीमारी होती है जिसमें यहाँ दर्द होता है। ये भाग उभरा हुआ उभरा दिखता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा भाग दिखता है, उसको बोलते हैं हगलेंड डिजीज। इसमें क्या होता है, जो कैल्किनियस जो होता है ना, उसमें वो जो अंदर मतलब पीछे की साइड में कैल्शियम जमा नहीं होता है, ये साइड में कैल्शियम जमा हो जाता है, गांठ टाइप की बन जाती है। कभी कभी मसल्स की गांठ भी बन जाती है और कभी कभी हड्डी की गांठ भी बन जाती है। तो जब ये हड्डी की गांठ बन जाती है ना, तो इसको बोलते हैं हगलेंड डिजीज। आप इस बीमारी को समझिएगा, हगलेंड डिजीज। हग मतलब क्या होता है, गले मिलना। हग मतलब क्या होता है, गले मिलना। लैंड मतलब जमीन, क्या होता है, जमीन। और डिजीज मतलब जो जमीन से गले मिले। अब जमीन से गले मिल रहे हैं हम लोग, हगलैंड डिजीज। हग लैंड, लैंड मतलब जमीन, हग करा, जब जमीन को हम हग करते हैं और वहां पे दर्द हो उस जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, हगलैंड डिजीज। इसमें क्या होता है कि उभार आ जाता है और ये उभार क्या करता है, हमारे एकेलिस जो टेंडन है उस पर प्रेशर बनाता है। तो अकेलिस टेंडिनाइटिस अकेला नहीं जिसके कारण पीछे दर्द होता है, उसमें दो मुख्य कारण है, अकेलिस टेंडिनाइटिस भी होता है और एक हगलैंड डिजीज भी होती है। हगलैंड डिजीज में एक स्पेशल ग्रोथ हो जाती है, एक पार्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण से वहां के टेंडन के ऊपर प्रेशर होता है और आसपास के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके कारण से दर्द होता है। ठीक है, इसके अलावा बर्साइटिस भी होता है। कभी कभी यहाँ पर भी बर्साइटिस हो जाता है तो यहाँ दर्द होता है, और कभी कभी यहाँ बर्साइटिस हो जाता है तो भी दर्द होता है। इसके अंदर जो हमने घुटने में पढ़े थे ना बरसा, इसके अंदर भी बरसा होते हैं, इधर भी बरसा होते हैं और इधर भी बरसा होते हैं। हड्डी एक दूसरे से रगड़ नहीं खाए, मसल्स एक दूसरे से रगड़ नहीं खाए, तो बीच बीच में थैलियां होती, उन थैलियों को क्या कहते हैं, बरसा। यदि उस बरसा के अंदर सूजन आ जाए तो उसको बर्साइटिस बोलते हैं। आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनकी एड़ी के आसपास बहुत सारी जगह में सूजन होता है, मतलब उनको अलग से सूजन दिखता है, फूला फूला दिखता है, यहाँ फूला दिखेगा, थोड़ा सा वहां फूला दिखेगा, थोड़ा सा इधर फूला दिखेगा। अधिकतर जो है अपना मेलियोलस होता है, जो टखने होते हैं, मेलियोलस जिसको हमने बात करी थी, उसके नीचे वाले भाग में फूले फूले से दिखते हैं, वो क्या होता है, वो होता है बर्साइटिस। इधर भी बर्साइटिस हो सकता है, इधर भी बर्साइटिस हो सकता है, दोनों साइड बर्साइटिस हो सकता है। आगे इतनी बीमारी जिसके कारण से हिल में दर्द हो सकता है। एक होता है फेट पेट एट्रोफी, मतलब यहाँ फेट पेट होता है, हमने एक घुटन में फेट पेट पढ़ा था, एक फेट पेट यहाँ पे भी होता है। जो हमारी ये कैलकुलस बोन होती है ना, इसको नीचे से सपोर्ट देने के लिए एक मांसपेशियों का जो टिश्यूज का एक लेयर बनी होती है, गुच्छा बना रहता है, इतना सा बड़ा फेड होता है, पेड होता है, वो फेट पेड बोलते हैं जिसको, फेड पेड बोलते हैं। इसके अंदर एट्रोफी आ जाती है, मतलब एक कड़क हो जाता है, उसके कारण भी बहुत सारे लोगों को दर्द होता है। उनको एक्सरे करवाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो फेट पेड्रे में एट्रोफी आ जाएगी, मतलब वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाएगा, उसके अंदर इंजुरी आ जाएगी, उसके कारण से भी दर्द हो जाता है। तो हमने चर्चा करी कुछ मुख्य बीमारी में, प्लांटर फैसाइटिस जिसमें पूरे उसमें दर्द होता है, एल कैलकुलस स्पर जिसको हिल स्पर भी कहा जाता है, एक स्पेशल भाग में दर्द होता है। स्पेशली जब व्यक्ति सुबह उठता है, पहला कदम जमीन पे रखता है तो दर्द होता है, और थोड़ी दूर चलने के बाद दर्द कम हो जाता है, और केवल इधर वाले भाग में दर्द होता है। यदि पूरे भाग में दर्द हो तो प्लांटर फैसाइटिस, और इतने ही भाग में दर्द हो तो कैल्किनियस स्पर, और केवल इतने पूरे एड़ी में दर्द हो रहा है तो फेड पेड में एट्रोफी आ गई है। अकेले भाग में दर्द नहीं, पूरे भाग में दर्द है तो फेड पेड में एट्रोफी आ गई, और साइड में सूजन टाइप के दिखे तो बर्साइटिस हो गया। क्या हो गया? बर्साइटिस हो गया। अच्छा, बर्साइटिस का पेन कैसा होता है मालूम है? बर्साइटिस का पेन कैसा होता है? उसका पेन चलोगे जब नहीं होगा, चलते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, मतलब समझ जाना कि बर्साइटिस भी इन्वॉल्व है। हो सकता है हिल स्पर भी हो, लेकिन लगातार चलने के बाद दर्द बंद नहीं हो रहा है तो 90% चांस होते हैं कि वहां बर्साइटिस हो चुका है। क्या हो चुका है? बर्साइटिस। क्योंकि टेंडन और कैल्कुलस स्पर का जो दर्द है वो चलने के थोड़ी दूर बाद जाके कम हो जाता है, लेकिन जो बर्साइटिस होती है उसका जितना चलेगा ना व्यक्ति, उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जितना चलेगा उतना दर्द बढ़ता चले जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या बीमारी हो सकती है यहाँ पे? टार्सल टनल सिंड्रोम हो सकता है। टार्सल टनल सिंड्रोम क्या होता है? ये एक टिबियल बोन, एक टिबियल नर्व आती है हमारे पैरों के नीचे से, जो टिबियल होती है, टिबियल बोन के बारे में बात करी थी हमने, वहां से एक नर्व आती है, और वो नर्व आके यहाँ पिंच हो जाती है, मतलब ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण से हमारे सामने वाले पंजों में सूनपन आता है, चमक आती है, दर्द होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम टार्सल टनल सिंड्रोम बोल देते हैं। ऐसे हाथ में हो जाता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम बोल देते हैं, पैर में हो जाता है तो टार्सल टनल सिंड्रोम कह देते हैं।
आया इतना समझ में? हमने इतनी बीमारियों के बारे में बात करी, कुछ नीचे वाली कुछ ऊपर वाली। इधर हगलैंड डिजीज की बात करी थी और अकीलेस टेंडिनाइटिस के बारे में बात करी थी। और ये अब क्या आगे हम नर्व की कुछ बीमारियां जो पंजों में दिखती है। एक टार्सल टनल सिंड्रोम हो गई जो टिबियल नर्व के पिंच होने के कारण से होती है। यहाँ नमनेस आती है, पेन आता है, टिंगलिंग पेन आता है, ये सारे दर्द होते हैं। एक क्या होता है पेरिफेरियल न्यूरोथेरेपी होती है, डायबिटिक पेरिफेरियल न्यूरोथेरेपी भी होती, न्यूरोपैथी भी होती है। इसमें क्या होता है पंजों में जलन होती है, पंजों में दर्द होता है, सामने वाली उंगलियों में दर्द होता है, उसके कारण भी पंजों में दिक्कत आ जाती है। आए समझ में आपको? एक साइटिका भी होती है, साइटिका का कारण भी कभी कभी यही दर्द होता है, एडी में दर्द होता है। तो एडी में दर्द होने के कारण साइटिका भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सुबह उठ के होगा या एडी में होगा, वो पूरे पाँव में होता है, समझ में आ जाता है अलग से, है ना। पेरिफेरियल न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी और किसी कारण से हो जाती है जिसमें बर्निंग सेंसेशन आती है, मतलब जलन आती है स्पेशली, है ना। उसके बाद में क्या कुछ बोन की डिजीज हो जाती है। काय की डिजीज होती है? बोन की, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दर्द हो सकता है, गाउट में भी एडी में दर्द हो सकता है ना। और एक कैल्किनियल स्ट्रेस फ्रैक्चर भी होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब क्या होता है कि जब बार बार एडीओ का यूज होता है ना, तो पूरा फ्रैक्चर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर बारीक छेद हो जाते हैं। हमारी जो कैल्कुलियस बोन होती है ना, वो कमजोर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कैल्किनियल स्ट्रेस फ्रैक्चर। पूरी तरीके से टूटती नहीं है वो, लेकिन वो कमजोर हो जाती है, अंदर से डिजेनरेट हो जाती है, अंदर ही अंदर फ्रैक्चर हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसको बोल देते हैं कैल्किनियल स्ट्रेस फ्रैक्चर। इतना समझ में आया? इतने कारण से आपकी एडियो में दर्द हो सकता है, इतने कारण से आपकी एडियो में दर्द हो सकता है। आपको समझ में आया हगलैंड डिजीज क्या होती है, प्लांटर फेसाइटिस क्या होता है, अकिलेस टेंडनाइटिस क्या होती है, बर्साइटिस क्या होती है, फेट पेट एट्रोफी क्या होती है, कैल्क्यूनियस स्पर क्या होता है, और प्लांटर फेसाइटिस क्या होती है। इतना समझ में आया? आनंद आया आपको ये सब जान के? मजा आया आपको? चलिए एक बार बता देते हैं, फिर हम आगे और बात करते हैं। अब हम बड़ी गहरी बात करेंगे, बड़ी मजेदार बात करेंगे। थोड़ा सा आप तैयार होइएगा, आपका तन टिकाइएगा, आपका मन टिकाइएगा, और जहां तन टिकता है वहां मन टिकता है, और जहां मन टिकता है वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। और देखिए बोरियत से ही परफेक्शन आता है। किससे परफेक्शन आता है? बोरियत से। तो एक बार हम रिवीजन करेंगे और फिर नई बात पे आ जाएंगे, क्योंकि जब तक बोर नहीं होंगे ना, जब तक परफेक्शन तो आएगा ही नहीं। बोर आपको फिर होना है, फिर वापस से किताबें के पन्ने पलटाना है और फिर उसको देखना है। और एक सत्र होने वाला है, वेद सत्र, संडे के दिन शायद ओंकार नाथ जी लेंगे, उसको और मैं भी लूंगा। उसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार मैं बार बार बोलता हूँ वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो कैसे वेद पढ़े कि हम आगे बढ़े, उसकी चर्चा की जाएगी संडे के दिन में। और अक्टूबर के महीने में आप सब लोगों से मिला जाएगा आश्रम में, फिर से एक बार वापस से पुरानी यादें ताजा की जाएगी, जीवन के आनंद का अनुभव किया जाएगा। उस सूर्य के दर्शन जो आश्रम सूर्यामल आश्रम की पहाड़ियों से होता है, उसके दर्शन किए जाएंगे, सनराइज पॉइंट देखा जाएगा और उसको धन्यवाद दिया जाएगा, उसको नमन किया जाएगा। तो वापस से तन टिकाइएगा, मन टिकाइएगा। जहां तन टिकता है वहां मन टिकता है, और जहां मन टिकता है वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेरी फ्रीक्वेंसी पे आइएगा, सेट करिएगा अपनी फ्रीक्वेंसी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है। कि कोशिश करेंगे हम कि किसी के विरोध से बचें, किसी का विरोध नहीं करें। जो दुनिया में चल रहा है वो सब सही चल रहा है, और ये नियति थी जो चल रहा है। हम कितने शुक्रगुजार हो सकते हैं लोगों के, समाज के, प्रकृति के, हमारे आसपास की व्यवस्थाओं के, हमारे समय के, हमारी चीजों के, उसका धन्यवाद देंगे और इस जीवन का आनंद लेंगे। क्योंकि अकेला जीवन है जिसमें हम आए, अगले जीवन में क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं है। तो हमारा आखिरी जीवन के रूप में समझे हम कि हमारा आखिरी जीवन है, इसमें जो जो करना चाहते हैं वो सब हम करेंगे और बड़े मजे के साथ लेंगे। क्या छोटी छोटी चीजों का चुनाव लेना, क्या छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेना, इन सब से बचेंगे हम, हमारे जीवन के स्तर को ऊपर उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो वापस से मेरी फ्रीक्वेंसी पे आइए। आप सब लोगों का फिर से एक बार क्लास में स्वागत है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 26 बोन्स के बारे में, 8 लिगामेंट के बारे में, 2 टेंडन के बारे में, और कुछ बीमारियों के बारे में जो नीचे की साइड होती है। उसमें हमने 4 बीमारियों के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा प्लांटर फेसाइटिस, एक कैल्केनियस स्पर, एक फेट पेड एट्रोफी, एक बर्साइटिस। जो पिछले भाग में होती है, मतलब इधर वाले भाग में जो होती है वो हगलैंड डिजीज होती है। और एक यहाँ से लिगामेंट निकलता है, अकिलेस लिगामेंट, उसमें यदि सूजन आ जाती है तो उसको अकिलेस टेंडिनाइटिस बोल देते हैं, है ना। इसके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ के बरसा में सूजन आ जाए तो इधर भी बर्साइटिस हो सकता है और इधर भी बर्साइटिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ नर्व से जुड़ी बीमारी है जिसमें स्पेशली टार्सल टनल सिंड्रोम आता है और एक साइटिका आती है।
एक पेरिफेरियल न्यूरोपैथी आती है जो नर्व से जुड़ी हुई बीमारी है, और कुछ बोन से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, फ्रैक्चर आ जाता है, एक स्ट्रेस फ्रैक्चर आ जाता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, गाउट आ जाता है। बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी, यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी जो है, गाउट के कारण से यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे हिल वाले एरिया में जमा हो जाते हैं और वो पेन पैदा करते हैं। अब नई बात क्या है, देखो नई बात मैं आपको बताता हूँ। जो नई बात है, जो बहुत मजेदार है, जो बड़ा आनंद देने वाली विषय है, वो ये है कि आखिरकार हमें ये हिल स्पर होते ही क्यों है, ये हिल स्पर हमें होते ही क्यों है, कैल्केनियल स्पर हमें होते ही क्यों है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट इसी के आते हैं। ये होता क्यों है? देखिए, अभी तक हम ये सोचते थे, आप लोग अधिकतर ये सोचते होंगे कि यार यहाँ पर एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए यहाँ की हड्डी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अब ये हड्डी बढ़ी क्यों, यहाँ हड्डी बढ़ी क्यों, आप उस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा सा उस बात पे ध्यान दीजिएगा, आखिरकार यहाँ हिल की हड्डी बढ़ी क्यों। देखिए, मेडिकल साइंस और एक दूसरी परिभाषा, दो परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। एक 100% मेडिकल साइंस वाली परिभाषा है, एक मेरी अपनी परिभाषा है जिसको मेडिकल साइंस मानता नहीं है, लेकिन दोनों बातें होती है। देखिए, आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, एक मेरे अंगूठे का एक पार्ट बताया था जो आपको उठा हुआ भाग दिख रहा था। ये मैंने कहा था कि इंडोर्फिन के कारण से पैदा हुआ। इंडोर्फिन मतलब एक टॉय फिंगर का ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा हम इंडोर्फिन बनाते हैं, जो पेन रिलीवर की तरह काम करता है, जो मॉर्फिन से भी कई गुना तेज काम करता है और लोगों के पेन को बंद करता है। तो उसको देते देते मेरे को पेन देते देते मेरे शरीर के अंदर एक उभार आ गया कि मेरे शरीर के अंदर की भाग हड्डी पे नुकसान नहीं पहुंचे। तो मेरे शरीर का जो मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसने एक अलग से एक्स्ट्रा परत बना ली। यहाँ पे क्या बना ली? एक एक्स्ट्रा परत बना ली। जब मैं 10th क्लास 8th 9th 10th क्लास में था, जब गिटार बजाता था, जब मैं गिटार बजाता था और बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करता था उस समय, तो मेरे जो ये निशान थे ना, ये सब मोटे हो गए। आप किसी गिटारिस्ट को देखेंगे ना, तो ये भाग बड़े मोटे हो जाते हैं, मतलब उभरे हो जाते हैं और बड़े कड़क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का सेल्फ मैकेनिज्म है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि शरीर उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ डिपोजिशन वहां कर देता है। जब लगातार गलत तरीके से खड़े रहा जाता है, लंबे समय तक खड़े रहा जाता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड दिया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो ओटी में काम करते थे, रेगुलर सर्जरी करते थे, घंटों खड़े रहते थे। महिलाएं आती है जो घंटों किचन में खड़े होकर काम करती है। ऐसे कुछ एथलेटिक्स खिलाड़ी आते हैं जो डम 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 करके बहुत तेजी से पैरों को बांध 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 के जो दौड़ते हैं। जीतू भैया क्लास ले रहा था, मैं लगाऊं 10-15 मिनट से? अच्छा, तो अभी रात को पहुंच रहे हो तुम लोग? मैं भेज देता हूँ तेरे पास। तो सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आप म्यूट भी नहीं करा मैंने, मेरा भाई का फोन आ गया था, छोटे वाले भाई का। तो हम लोगों ने ये हिल्स पर अधिकतर खड़े रहने के कारण, जब लगातार उसके ऊपर प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो शरीर क्या है, हमारी जो मैकेनिज्म होता है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, उस भाग को ज्यादा क्षति से पहुंचाने के लिए वहां पे अलग से कैल्शियम को इकट्ठा करने लग जाता है, जिसके कारण से हमें जो है वो बोन बड़ी हुई दिखती है। और जो बोन बड़ी दिखती है, उस बोन में हमें दर्द कभी नहीं, बहुत कम होता है, बहुत रियल चांस होते हैं उस बोन के अंदर होता है। धीरे धीरे डिपोजिशन होकर वो कड़क भाग बना लेती है कि नुकसान नहीं हो। जैसे ये बाहरी भाग बनाया ना शरीर ने, ऐसे अंदर भी भाग निर्मित कर लेती है, क्योंकि लगातार कई घंटों तक व्यक्ति खड़े रहता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में जो है वो यहाँ पर एक भाग बना लेती है, मतलब कैल्शियम का एक जो है डिपोजिशन कर लेती है यहाँ पे। और जब वो डिपोजिशन कर लेती है तो आसपास की मसल्स उसके अकॉर्डिंग तो बने नहीं थे, टेंडन उसके अकॉर्डिंग बने नहीं थे, तो वो जब बार बार उसके ऊपर प्रेशर आता है ना, तो उनमें दर्द होता है और सूजन आती है, उनमें दर्द होता है और सूजन आती है। तो आसपास के टेंडन में दर्द होता है, वहां के टिश्यूज में दर्द होता है और मसल्स में दर्द होता है। स्पर में, हिल में बहुत कम दर्द होता है, मतलब हड्डी में बोन बहुत कम होता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब बोन के अंदर इन्फ्लामेशन आता है। अधिकतर जो इन्फ्लामेशन होता है ना, वहां के आसपास के टिश्यूज में होता है और वहां इंजुरी होती है, वहां के टिश्यूज डैमेज होते हैं, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया तो वो चुभता है तो वहां पर इंजुरी पैदा करता है, और इंजुरी पैदा होने के कारण से वहां पर दर्द होता है। एक कारण तो ये हो गया जिसके कारण से जो है कैल्शियम डिपोजिशन हुआ। आया समझ में आपको? दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण देखो, एक ये मेरा कारण है, पर्सनल मेरा है, आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, ये मेरा खुद का मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो बोन होती है, हमारे शरीर में जो बोन होती है,
उनमें कैल्शियम रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि हम जब कैल्शियम खाते हैं, जब हमारे कैल्शियम विटामिन डी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है और हमारा पीटीएच हार्मोन्स उसको बोन तक लेके जाता है, और कैल्सिटोनिन और पीटीएच हार्मोन्स हमारे बोन तक लेके जाते हैं। इन दोनों की एक लेके आता है, एक लेके जाता है, एक ओस्टियोक्लास्ट करवाता है, एक ओस्टियोब्लास्ट करवाता है। तो जो बोन के पास लेके जाता है, तो बोन के जो छेद होते हैं हमारे, वो एसिडोसिस होने के कारण से, गलत खान पीन के कारण से, गलत कैल्शियम के कारण से वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो जब बोन के अंदर कैल्शियम जा नहीं पाता है, तो बहुत देर तक जो है वो घूमता रहता है, शरीर के अंदर घूमता रहता है, उसको कोई जगह नहीं मिलती है। तो शरीर सबसे पहले कहाँ डालता है, उसको एडी में डालता है कि आदमी चलेगा तो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बार बार वेट आता है, बार बार चलता है, तो वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होता जाता है और सबसे ज्यादा लोड भी पड़ता है। तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहाँ जाके डाल देता है, बोन में डाल देता है। किस लिए डालता है, क्योंकि जब वो आपकी खून की नलियों में घूमता रहेगा तो हर कहीं जाके ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आजकल बोलते हैं कि विटामिन डी खा रहे हो तो उसके साथ में मैग्नीशियम खाओ और K2 खाओ, कि आपका कैल्शियम सही जगह पे जाके डिपोजिशन हो, गलत जगह पे जाके डिपोजिशन नहीं हो। तो हो सकता है कि आपके बोन के रिसेप्टर्स ब्लॉकेज हो और वो शरीर आपकी, जैसे कि अब वो कैल्शियम ब्लड के अंदर घूम रहा है, तो हो सकता है किसी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज कर दे, हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक कर दे, हार्ट वाली, लेफ्ट वाला, ये है ना। तो जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक कर देगा, शरीर आपके हार्ट की बीमारी को बचाना चाहता है, आर्टरी को साफ रखना चाहता है, तो शरीर क्या करता है, उसको जो है हिल में डाल देता है। लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा नहीं मानता। मेडिकल साइंस यही मानता है कि हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जहां बार बार लोड पड़ता है, बार बार इंजुरी होती है, उस चीज से बचाने के लिए शरीर उस हिस्से को कड़क कर लेता है और वहां लाके डिपोजिशन कर लेता है। ये मेरा मानना है कि शरीर शायद ऐसा भी करता होगा, शरीर ऐसा भी करता होगा कि आपको हार्ट अटैक से बचाने के लिए कैल्शियम, क्योंकि जब हम यहाँ बात करते हैं ना, तो बहुत बार ब्लॉकेज में बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ कैल्शियम के सेल्स भी थे, तो शरीर उस कैल्शियम के सेल्स को बचाने के लिए एडियो में जाके डाल देता है। यही बात इतनी समझ में मेरी कि क्यों हिल स्पर हुआ, और हिल स्पर हुआ तो हिल इस पर दर्द नहीं हो रहा, उसके कारण से जो आसपास के टेंडन, लिगामेंट, मसल्स जो है, वहां की मांसपेशियां, जो फेट पेड है, वो दर्द होता है। वो दर्द होता है क्योंकि वो चुभता है, वो दर्द पैदा करता है। जैसे 4, 5, 10, 15, 20 कदम चलते हो, वो उसके साथ सेट हो जाता है, तो फिर वो दर्द दिन भर दर्द नहीं करता है, दिन भर आराम रहता है। लेकिन यदि ये प्लांटर फेसाइटिस में बदल जाए तो दर्द बढ़ जाता है। यदि यही यूरिक एसिड में बढ़ जाए तो दर्द कभी भी हो सकता है, और यही कभी जो है बर्साइटिस में बदल जाए तो चलने के बाद भी दर्द होगा, तो चलने के बाद भी दर्द होगा उस व्यक्ति को। आया तब समझ में कि क्यों आखिरकार वो उसकी ग्रोथ हुई और क्यों दर्द हुआ। मैंने आपको दोनों चीज एक साथ बता दी, क्यों दर्द हुआ और उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ क्यों हो गई उस स्पर की। ये बात आपको क्लियर हो गई। मैकेनिकल जो स्ट्रेस आता है उसके कारण से जो है एक्स्ट्रा हमारा शरीर एक उभार बना लेता है, मतलब अंदर हड्डियों में एक अलग से कैल्शियम का डिपोजिशन कर लेता है, जो चलने में अड़ती है आसपास की मांसपेशियों में, वहां इंजुरी पैदा करती है, जिसके कारण से हम लोगों को दर्द होता है। अब हम है ना थोड़ी सी इसके ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे, मैं भी करूंगा इसके ट्रीटमेंट की चर्चा, राकेश जी भी करेंगे और ओंकार नाथ जी भी करेंगे। हम तीनों मिलकर इसके ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे। मैं सिंपल सा आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ इसका। देखो, एक तो क्या हुआ, एक तो सबसे पहले आपके शरीर के अंदर क्या हुआ, डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, जिसके कारण से बार बार इंजुरी हो रही थी। तो आप अपने सभी पेशेंट को बताएं जो हिल स्पर के पेशेंट होते हैं कि भैया इसके ऊपर इंजुरी करना बंद कर दो, नहीं तो ये और कड़क होता जाएगा। मतलब लगातार लंबी देर खड़े रहने से बचो। इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो ये होता है कि आपके पेशेंट से कहो कि जंपिंग नहीं करे, धड़ाम धड़ाम से नहीं चले, आराम आराम से प्रेम से चले और लगातार खड़े होने से बचे। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है किसी पेशेंट को दिया जाने वाला। यदि वो लंबी देर तक खड़े रहना नहीं बचेगा, ये कभी भी ढीली नहीं होगी, यहाँ की मांसपेशियां हमेशा कड़क होगी, दर्द कभी जाएगा नहीं। तो उससे कहें कि आप 4-5-7 मिनट खड़े, यदि आप हिल स्पर के पेशेंट है तो आप 5-7 मिनट खड़े हो गए तो बीच में आप बैठ जाए, वापस से खड़े हो जाए। बीच में 20 से 25 सेकंड से लेके 1 मिनट का आप बीच में ब्रेक दे दें और वापस से खड़े हो जाए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, उनको एक चप्पल पिनवाए जो गादी वाली चप्पल होती है कि खड़े भी रहते हैं तो ज्यादा लोड ना आए, इनको डॉक्टर चप्पल भी कहा जाता है, कि ज्यादा लोड नहीं आए, कि वो ज्यादा कड़क नहीं हो, कि वो ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाए। 2 चीजें हो गई, 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू हो गए। तीसरा क्या हुआ, ये ग्रोथ बढ़ी, ग्रोथ को बाद में हटाना। सबसे पहले क्या करना है, इसके ग्रोथ के कारण से वहां के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इंज्योर हो रहे हैं। तो इसका पहला ट्रीटमेंट क्या निकल के आता है, पहला ट्रीटमेंट निकल के आता है 20 टो फिंगर गाल लिवर स्प्लीन म्यूकस के 6 ट्रीटमेंट।
आगे पहला ट्रीटमेंट। साथ में क्या ये टेंडन और मसल से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, टेंडन और मसल से जुड़ा हुआ है। तो बॉटम ऑफ फिट जैसे देते हैं तो टेंडन और मसल जो है फ्री हो जाते हैं, तो इसका दर्द कम होना शुरू हो जाता है, लचीलापन आ जाता है। तो बहुत आराम से बहुत प्रेम के साथ में बॉटम ऑफ फुट देना शुरू कर दें। पहले हम लोग पैर से देते हैं, उसके अलावा भी आप हाथ से क्लॉकवाइज करें, आप मसल्स पे और टेंडन पे। और साथ साथ में जब हम रमन देते हैं ना, रमन यहाँ पे देते हैं, रमन आपकी एडियो पे भी रमन दे। आप ऐसे पकड़ के रखें थोड़ा सा और वापस से छोड़ दें, फिर पकड़ के रखें और छोड़ दें। जिस साइड से पकड़ के रख सकते हैं उस साइड से पकड़ के रखें और छोड़ दें। वहां की मांसपेशियों को थोड़ा सा रिलैक्स करिए कि उसके ऊपर प्रेशर आना बंद हो जाए। वापस पकड़िए, 2-3 सेकंड रोकिए और छोड़ दीजिए। वापस से पकड़ के खींच के लाइए, 2-3 सेकंड पकड़िए और छोड़ दीजिए। तो पहला ट्रीटमेंट, इंजुरी हो रही है तो इंजुरी का ट्रीटमेंट देना हमें 20 टो फिंगर गाल लीवर स्प्लीन म्यूकस के 6 ट्रीटमेंट। और वहां इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देना है। और जिसे टेंडिनाइटिस वाले पेशेंट आ गए तो उनको टेंडिनाइटिस वाले दर्द देना है। उसके अलावा कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक करना है। तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हमारे पास में क्या है, 2 ट्रीटमेंट है स्पेशल। एक यूडीएफ है जो पूरे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, एक दूसरा 4 पैरा 7 लीवर 8 चेस्ट 10 एडीआर है जो स्पेशली कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। तो पेट को ठीक करिए जिससे मेटाबॉलिज्म ठीक हो, और एक हमारे जो है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करिए, 4 पैरा 7 लीवर 8 चेस्ट 10 एडीआर देके। ये इसका लाइन ऑफ प्रोटोकॉल होता है। उसके अलावा यदि किसी पेशेंट का एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको एसिड ट्रीटमेंट दीजिए। यदि एसिड कम होगा तो दर्द कम होगा, वहां की मांसपेशियां रिलैक्स होगी और उसको आराम मिलेगा। वहां की मांसपेशियां कम होगी, उसको आराम मिलेगा। ब्लड का पीएच का जो एसिड है ना, आप बहुत सारे तरीके से कम कर सकते हो। तो केवल एसिड अकेला ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए आप जो है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। एसिड कम करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, लैक्टिक एसिड भी ट्रीटमेंट दे सकते हो। ये सब जो है आपके ब्लड के पीएच को इंप्रूव करते हैं। किडनी क्लियर भी दे सकते हो, ये भी आपके एसिडोसिस को कम करता है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो हम एसिड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, एसिड को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये मुख्य ट्रीटमेंट होते हैं। इसके लाइनअप में जो है हम ट्रीटमेंट बना सकते हैं। जहाँ टेंडेनाइटिस आ जाती है वहाँ इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट आता है। जहाँ सूजन बर्साइटिस होती है वहाँ किडनी क्लियर के साथ में जो है हमें इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट और साथ साथ में जो है इंजुरी ट्रीटमेंट, मतलब 20 टो फिंगर गाल लीवर स्प्लीन म्यूकस के 6 ट्रीटमेंट देना होता है। इस तरीके से इसका प्रोटोकॉल बनाया जाता है। और इसके अंदर जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट काम करता है फिजिकल पॉइंट में, वो बॉटम ऑफ फिट है और स्टैंडिंग पॉइंट है। बाइंडिंग फाइन वाइंडिंग, स्टैंडिंग पॉइंट। इसमें स्टैंडिंग पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है, बाइंडिंग फाइन वाइंडिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा काम करता है, और बॉटम ऑफ फिट भी बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने आपको एक रमन देने का तरीका बताया नया, कि आप ऐसे करके रमन देंगे तो उससे काफी आराम मिलेगा पेशेंट को। सारा समझ में आ गया? इतना टाइम हो गया। चलिए मैं अब आप लोगों से वापस से चाहता हूँ। आगे के सत्र में हमारे राकेश जी जुड़ेंगे जो आपको और इसकी गहराई में लेके जाएंगे, और उसके बाद में हमारे ओंकारनाथ जी जुड़ेंगे जो और गहराई में लेके जाएंगे आपको इस ट्रीटमेंट की। तो स्वागत है राकेश जी आपका, वेलकम टू क्लास। जी अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का सत्र आपका नहीं होने के बावजूद भी आप बस 1-2 मिनट के कॉल पे आप एक बार में हाँ भर देते हैं हमारे सभी परिवार लोगों के लिए। आपकी बहुत दिल दरिया है, आप अपना कीमती समय निकालकर सबके पास आते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिल के प्रति जो इतनी गहरी बात बताई, काफ़ी चीज़ आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से तो सब रिकॉर्ड कर चुके हैं आप। अब कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपना ये हिल आश्रम में भी रखें, सभी लोग आश्रम से जुड़े और अपना हिल को और मजबूत करें, क्योंकि हिल ऐसी चीज़ है, जब हिल मजबूत रहेगी तो आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। हमारे सर को मतलब मुकुट को सब लोग ध्यान देते हैं, हृदय को देखते हैं, लेकिन हिल को नहीं देखते हैं। हिल के पीछे 2-3 कहानियां हैं, एक दो कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। एक आपने अरविंद पाटीदार जी ने कम से कम 4-5 बार एक नाम ली, अकिलेस हिल। अकिलेस हम समझे अपने इंडियन है तो उसका नाम अकिलेस कर देते हैं, अकिलेस हिल, ठीक है। तो उसके एक रोचक कहानी है कि यूनानी कहानी है, उसी के नाम पे ये हिल का नाम पड़ा हुआ है। तो वो एक महान योद्धा थे। उनकी माँ मतलब जब बचपन मतलब जब छोटे थे तो उनकी माँ ने उनको एक नदी में मतलब पवित्र नदी में उनको डुबोया और उनका हिल बाहर छोड़ दिया। हिल मतलब वो पानी में नहीं डूब पाया।
तो लास्ट मतलब जब उनकी मृत्यु हुई, जब बड़े हुए, लड़ाई हुए, कहीं भी उनको तीर लगता था वो ठीक हो जाते थे, लेकिन उनको हील में वहीं पे जगह पे लगा, उनकी मृत्यु हुई। वैसे ही हमारे एक अपना कृष्ण जी हैं, अपने सुने होंगे कि उनके साथ एक तो स्टोरी है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनकी माँ ने भी एक ऐसे नहलाया था, लेकिन वो पैर रह गया था। तो आपको मालूम होगा कि वहीं पे एक बहेलिया ने उसको चमकता हुआ समझ के वो हील पे वार किया और कृष्ण जी मतलब नहीं रहे। तो हील की बहुत महत्व है, बहुत। और हील का जो है संबंध है हमारे चक्र से, बोले तो मूलाधार चक्र से संबंध है। तो हील का जो भी प्रॉब्लम है, तो आप हील मूलाधार चक्र, हम ग्राउंडिंग मतलब हम जमीन पर जब चलते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र मजबूत हो जाता है। हम बच्चों लोग के साथ खेलते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र मजबूत होता है, और हम बच्चे लोग के साथ बच्चे बन जाते हैं तो और मजबूत हो जाता है। तो हम ज्यादा होशियारी ना करके एक छोटे अबोध बालक की तरह ही रहें, ठीक है। अभी हाल में ही चार पाँच दिन पहले मुझे एक पेशेंट मिले मेरे, तो उनको तो मैनेजर हैं बैंक में। तो उनको ऐसे ही फुटबॉल खेलते समय उनको हील में बहुत पेन था, बहुत इधर उधर दिखाए, नहीं आराम हुआ। फिर ट्रीटमेंट अपना लिए, तो एक तो उनका पूरा काफ मसल टाइट था, हिल में पूरा स्वेलिंग था, दर्द था। उनको एक ही ट्रीटमेंट दिए और एक ही ट्रीटमेंट में इतना रिजल्ट आया कि वो कम से कम 8-10 बैंक मैनेजर को मेरा नंबर दे दिए एक ही बार में। और पूरे स्टाफ को अब मतलब इतना कॉल आता है कि मतलब समझिए कि एक ट्रीटमेंट से भी हम चमत्कार दिखा सकते हैं। तो वही है, हमारा डायग्नोस अच्छा होना चाहिए, समझ आना चाहिए सब चीजें, उसको डिकोड करना आना चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला कब देने हैं, कैसे देने हैं, वो सब हमें आना चाहिए। तब आप एक महान जादूगर, न्यूरोथेरेपी के जादूगर बन सकते हैं। एक ही ट्रीटमेंट में आप अलग अलग पॉइंट दे के अलग अलग तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आप बस मुझे ऐसे ज्यादा बोलना तो नहीं आता है। अब आप लोगों ने सुना मुझे 5-10 मिनट, धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। अभी ओमकार नाथ जी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपकी वाणी सुन के बड़ा आनंद आया। राकेश जी ने बताया हमें कि मूलाधार चक्र से किस तरीके से और बीमारी होती है, और हाँ, आगे जो है हमारे जो है ओंकार नाथ जी इस विषय को बढ़ाएंगे। हम दूसरा सभी चीज लोग देखिए हम लोग जो 2 ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में है, एक कुंडली पॉइंट जो देते हैं एड़ी से ही देते हैं, और परकू भी देते हैं, वो भी एड़ी से ही देते हैं। दोनों मूलाधार से रिलेटेड एड़ी है। तो सोचिए एक कहानी, मतलब सब चीज। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आप सच बोल रहे हैं कि हम दोनों ट्रीटमेंट देते हो, दोनों ट्रीटमेंट जो है लिंक है उससे। गजब की बात, आप गजब सोचते हैं और गजब की चीजें बताते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से भी और बाकी सभी लोगों की तरफ से भी। आइए ओंकार नाथ जी, आइए, स्वागत है आपका, वेलकम। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं अभी धरातल से शुरू करता हूँ